साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 11वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे विकिरण, संवहन, संचालन और अभिवहन। ये कुछ तापन क्रियाएं हैं जो हमारा वायुमंडल है उसकी ये तापन क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं किस तरह से होती हैं और इनका हमारे वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ की जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए बात करते हैं इन क्रियाओं की, लेकिन इन क्रियाओं को जानने से पहले हम बात करेंगे सूर्य ताप की। जो सूर्य से हमें टेम्परेचर प्राप्त होता है उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सूर्य ताप आखिर है क्या? सूर्य जो है वो पृथ्वी तथा वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी और वायुमंडल है उसकी जो ज़रूरतें हैं, ऊष्मा की जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो पूर्ति होती है वो सूर्य के द्वारा ही होती है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा को ही, जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी ऊर्जा को सूर्य ताप कहा जाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है सूर्य ताप की, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही सूर्य ताप कहा जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो ये है कि पृथ्वी को सूर्य ताप का सिर्फ 2 अरबवां भाग ही मिलता है। जो हमारी पृथ्वी है उसको संपूर्ण सूर्य की जितना भी ताप है उसका सिर्फ 2 अरबवां भाग ही मिलता है। इसमें भी जो 2 अरबवां भाग मिलता है उसमें से भी 35% भाग जो है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही बादल और हिम आदि के रूप में परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। जो 2 अरबवां भाग मिलता है वो भी हमारे पृथ्वी पर पूरा नहीं पहुंच पाता है। उसमें से भी जो 35% भाग है वो अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, वो धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। आगे ये बात करेंगे दैनिक तापांतर की। जो एक दिन का, जो एक पर्टिकुलर डे होता है उसका दैनिक तापांतर क्या होता है, मीन्स जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का जो अंतर है वो क्या होता है, वो ये होता है कि किसी भी दिन के उच्चतम और न्यूनतम तापमान का जो औसत होता है वही औसत दैनिक तापांतर कहा जाता है। जो भी एक दिन का उच्चतम और न्यूनतम तापमान का एवरेज होता है वही एक पर्टिकुलर डे का एवरेज टेम्परेचर होता है। औसत दैनिक तापांतर यही होता है। आगे हम बात करेंगे हमारी अभिक्रियाओं की जो हमने पीछे बताई, संवहन, विकिरण, संचालन और अभिवहन। ये वायुमंडल की तापन क्रिया हैं, किस तरह से ये होती हैं और इनका क्या प्रभाव है। तो आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संवहन की। इसको हम पहले समझेंगे कि संवहन आखिर है क्या, संवहन कैसी क्रिया है। संवहन जो है ये, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार की क्रिया को ही संवहन कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पदार्थ के एक भाग को गर्म करें, वो ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। अगर हम किसी पदार्थ के एक भाग को गर्म करते हैं तो जो ऊष्मा है वो दूसरे भाग में भी पहुंच जाती है। सिंपल सी जो डिफिनीशन है, कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है, एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार की क्रिया ही संवहन कहलाती है। एक भाग को गर्म किया, वो जो ऊष्मा है वो दूसरे भाग तक पहुँच जाती है, तो ऐसी ही क्रिया संवहन कहलाती है। संवहन क्रिया जो है गैसीय और तरल पदार्थ में इसलिए होती है क्योंकि उनके अणुओं का जो बीच का संबंध है वो कमज़ोर होता है। वायुमंडल में जो संवहन की क्रिया है वो गैसीय और तरल पदार्थों में होती है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती है। जो संवहन है वह क्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। अब यह क्रिया गैसीय पदार्थों में इसलिए होती है क्योंकि जो गैसीय पदार्थ हैं उनके जो अणु हैं उनके बीच का संबंध कमज़ोर होता है। इस वजह से एक भाग से दूसरे भाग में जो ऊष्मा है वो संचारित होती रहती है। तो जो संवहन प्रक्रिया है वो किन किन पदार्थों में होती है? ये गैसीय और तरल पदार्थों में होती है।
संवहन प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। संवहन प्रक्रिया क्या है? जब वायुमंडल की निचली परत गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है। जब वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, वो जब गर्म हो जाती है, जो सूर्य के द्वारा आने वाला टेम्परेचर है उसके द्वारा वायुमंडल की निचली परत गर्म हो जाती है तो वायु क्या होती है? फैलती है। इसके बाद क्या होता है? वायु के फैलने के बाद उसका घनत्व कम हो जाता है। यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। जो इसके पहले यहाँ बताया गया ये संवहन, ये इसकी डिफिनीशन थी, एज अ साइंस में इसकी डिफिनीशन बताई गई है, लेकिन वायुमंडल में ये किस तरह से अभिक्रिया होती है इसको समझने के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि जब वायुमंडल की निचली परत गर्म हो जाती है, जब सूर्य से आने वाला टेम्परेचर वायु की निचली परत को गर्म करता है तो वायु क्या होती है? फैलती है। फैलने से क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है। वायु का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने के कारण वह ऊपर उठने लगती है। वायु गर्म हुई, उसका घनत्व कम हुआ, घनत्व कम होने से वह ऊपर उठती है। इसके बाद वह निचली परतों से ऊष्मा लेकर ऊपर ले जाती है। जो गर्म वायु है वो ऊपर जाएगी तो उसने गर्मी कहाँ से प्राप्त की? अपनी निचली परतों से। तो निचली परतों से ऊष्मा ले करके वह ऊपर जाती है और उस गर्म वायु का स्थान लेने के लिए ठंडी वायु उसके स्थान पर आ जाती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। नीचे वाली जो वायु गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, जो नीचे आएगी वो फिर से गर्म होगी, वो फिर ऊपर जाएगी। तो यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही प्रक्रिया संवहन कहलाती है। वहाँ पर इसको साइंस के फॉर्म में समझाया गया और यहाँ पर इसको एज अ जियोग्राफी वायुमंडल में किस तरह से ये एक्ट करती है यहाँ पर समझाया गया है। तो संवहन की ये प्रक्रिया थी। आगे बात करते हैं विकिरण की। विकिरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के सीधे संचार द्वारा गर्म होने की प्रक्रिया ही विकिरण कहलाती है। विकिरण सीधा सीधा इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि बिना किसी दूसरे माध्यम के जब जो पदार्थ है वो ऊष्मा की तरंगों द्वारा सीधे सीधे गर्म हो जाए तो ऐसी प्रक्रिया विकिरण कहलाती है। जैसा कि डिफिनीशन में यहाँ पर दिया गया है कि ऊष्मा तरंगों के सीधे संचार द्वारा गर्म होने की प्रक्रिया ही विकिरण कहलाती है। यहाँ पर कोई भी माध्यम बीच में नहीं आता है। इसमें जो ऊष्मा है वो बिना किसी माध्यम के यात्रा करती है, गमन करती है। तो विकिरण क्या है? ऊष्मा तरंगों द्वारा सीधे सीधे गर्म हो जाने की प्रक्रिया, जो संचार द्वारा सीधे गर्म होने की जो प्रक्रिया है वो विकिरण कहलाती है और इस प्रक्रिया में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम की यात्रा करती है। तो ये होता है विकिरण। आगे बात करते हैं संचालन की। संचालन क्या होता है? आणविक सक्रियता, जो अणु हैं, पदार्थ के अणु हैं, उनकी सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाला ऊष्मा का संचार संचालन कहलाता है। जो भी पदार्थ के अणु हैं वो सक्रियता से इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो आणविक सक्रियता द्वारा पदार्थ के माध्यम से, मतलब जो पदार्थ है उसके माध्यम से होने वाला ऊष्मा का संचार संचालन कहलाता है। इसको एज अ साइंस समझेंगे, उसके बाद इसको एज अ हम ज्योग्राफी समझेंगे कि वायुमंडल में ये किस तरह से एक्ट होती है। तो अगर हम इसको एज अ साइंस समझें तो ये है कि जब असमान तापमान वाली दो वस्तुएं जो कि अलग अलग टेम्परेचर की हैं, असमान तापमान मीन्स अलग अलग टेम्परेचर की हैं, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क में रखा जाता है, तब क्या होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जो गर्म वस्तु है वो ठंडी वस्तु में ऊष्मा का संचार करेगी और अपनी ऊष्मा को वहाँ पर स्थानांतरित कर देगी। जब तक करेगी जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो संचालन कहलाती है और
इसमें क्या होते हैं कि जो दोनों पदार्थ हैं उन दोनों पदार्थ के अणु सक्रियता से भाग लेते हैं और इसमें क्या होता है, पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का संचार होता है। यहाँ पर संचालन की सिंपल सी परिभाषा है कि पदार्थ के माध्यम से होने वाले ऊष्मा संचार को ही संचालन कहा जाता है। एज एग्जाम्पल आपने समझ लिया कि एक गर्म वस्तु एक ठंडी वस्तु को आपस में संपर्क में रखा जाता है, तो जो ठंडी वस्तु है उसमें गर्म वस्तु से टेम्परेचर स्थानांतरित होता है और तब तक होता है जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं। वायु जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है और यह संचालन प्रक्रिया जो है, जो संचालन प्रक्रिया है वो वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक है और इसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसा कि संचालन प्रक्रिया में, जो संचालन प्रक्रिया है इसमें पदार्थों के द्वारा ऊष्मा का संचार होता है, लेकिन जो वायु है वो ऊष्मा कुचालक है, तो यहाँ पर जो वायु है वो वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे गर्म नहीं करेगी। इस वजह से इस प्रक्रिया, जो संचालन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल को गर्म नहीं करा जा सकता है। संचालन प्रक्रिया में सिर्फ निचली परतों को ही गर्म किया जाता है। जो वायुमंडल की निचली परत है वो संचालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट है हमारी अभिवहन। अभिवहन क्या है? वायु में क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। जो हमारी वायु है उसमें क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। जब वायु में क्षैतिज संचालन से टेम्परेचर का स्थानांतरण होता है तो ऐसी अभिक्रिया जो है वो अभिवहन कहलाती है। जो मध्य अक्षांश हैं, जो अक्षांश हैं उनमें भी बात कर रहे हैं हम किसकी? मध्य अक्षांश की। तो मध्य अक्षांशों में जो डेली का मौसम है, जो दैनिक मौसम है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो केवल और केवल अभिवहन के कारण ही होते हैं। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर अक्षांश की बात नहीं की गई है। अक्षांशों के जो मध्य का भाग है, जो मध्य अक्षांश है, वहाँ का जो मौसम में परिवर्तन होता है, जो डेली के मौसम में परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? वहाँ पर अभिवहन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो वायु है वो क्षैतिज संचालन से ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। इसमें क्या होता है? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों से में ऊष्मा का स्थानांतरण वायु तथा समुद्री धाराओं द्वारा होता है। जो अभिवहन प्रक्रिया है इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो कैसे होता है? इसमें निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और इसमें माध्यम कौन सा होता है? इसमें जो माध्यम है वो वायु और समुद्री धाराएं होती हैं। वायु और समुद्री धाराओं के द्वारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज दोनों को लाइक और वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी हमको फेसबुक पर इस नाम से सर्च करके वहां पर जुड़ सकते हैं। ये एक स्टडी ग्रुप है जहां पर आपको स्टडी मटेरियल, हमारे सभी वीडियोस और जो भी करंट की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।